आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये लो अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड मुझे एक्सप्लेन करते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। अपने पास एक कन्वेयर बेल्ट है। बेल्ट पे हम जेंटली क्या किए, एक पार्टिकल को प्लेस कर दिए और मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए कि पार्टिकल जब स्लिप होना बंद कर देगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये भी दिया गया है कि पार्टिकल और बेल्ट के बीच में जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ये दिया है वो म्यू दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरह से लोग विजुअलाइज़ करेंगे। एक तो आप ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे और एक होगा कि जो बेल्ट का फ्रेम है, बेल्ट पे जाकर के बैठ कर के आप क्वेश्चन को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि इस दोनों में बड़ा चैलेंजेस क्या होने वाला है, ये बताओ? तो सबसे पहला बात है कि यदि आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और आपने एक बॉल को ऐसे करके छोड़ दिया, जैसे ही बॉल को आप छोड़ेंगे तो आपको क्या होगा कि जब आप ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं तो आप उसका फ्रिक्शन विजुअलाइज़ कर पाओगे बहुत ईज़िली और आपको पता नहीं उतना चेक आउट नहीं करना पड़ेगा किधर फ्रिक्शन लग रहा है, वो आप ईज़िली हैंडल कर पाइएगा। जब आप ट्रेन के बाहर में जाकर के खड़ा होकर के उसी बॉल को ऑब्जर्व करिएगा तो आपको फ्रिक्शन देखना थोड़ा चैलेंजेस हो जाएगा क्योंकि ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है वो भी मोशन में है, बॉल भी मोशन में है। दैट टाइम आपका चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए मेरे को सबसे बेस्ट अप्रोच लगता है कि हम बेल्ट पे बैठ करके इस क्वेश्चन को हैंडल करें, मतलब कि बेल्ट के फ्रेम में जाकर के बात करें। तो ग्राउंड फ्रेम का जो कैलकुलेशन होगा वो बाद में हम हैंडल आउट कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स मेरे को ग्राउंड फ्रेम से पता करना हो तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? कि किस पॉइंट पे वो जो बॉल है बेल्ट के साथ स्लिपिंग करना बंद कर दिया, वो मुझे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले आप सोचो कि इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा और वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम बेस्ट अप्रोच वही स्टार्ट करते हैं कि वहीं से हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या करें कि बेस्ट पार्ट होगा कि मेरे लिए फिर से एक बार डायग्राम बना लेना। ठीक है जी। तो डायग्राम एक बार हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। तो ये अपने पास कन्वेयर बेल्ट है। अब यहाँ पे हमारा पार्टिकल है, ठीक है। अब 2 बात सोचिए कि जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा फिज़िक्स के व्यू को देखना चाहते हैं, कि आप देखो कि कोई ट्रेन से यदि बंदा उतरता है, तो वो ट्रेन के साथ रन करना चाहता है, मतलब सेम डायरेक्शन में रन करना चाहता है। बट क्या होता है कि वो सेम डायरेक्शन में नहीं जाता, तो वो पीछे की तरफ जाकर के उसका जो मोशन हो जाता है बैकवर्ड हो जाता है। अब यदि हम पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो पार्टिकल का क्या होगा कि पार्टिकल आगे ना जाकर के क्या होगा, पार्टिकल पीछे की तरफ जाएगा। तो पार्टिकल जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना? जबकि स्टिली बेल्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना? बट पार्टिकल क्या होगा कि अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करेगा और इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो वी हो जाएगी, ठीक है? अब जो पार्टिकल इधर मूव किया है और वाई डायरेक्शन में आप देखो, तो वाई डायरेक्शन में देखो, तो ये मान लेते हैं कि ये मेरा वाई डैश एक्सिस है और ये हम मान लेते हैं कि क्या है, एक्स डैश एक्सिस। अब यहाँ से आप देखोगे कि पार्टिकल को देखोगे तो पार्टिकल जो है वाई डायरेक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक्स डायरेक्शन में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये जो होगा वो स्लिप होगा। ये तब तक स्लिप होगा जब तक बेल्ट की जो स्पीड होगी और इसकी जो स्पीड हो जाए, वो सेम ना हो जाए, मतलब पार्टिकल और दोनों की स्पीड सेम ना हो जाए, तब तक वो स्लिप करेगा। स्लिप होना तब बंद कर देगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसका मतलब शुरुआत में जो होगा इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, बाद में क्या होगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा और वो ग्लू की तरह पार्टिकल और जो बेल्ट है वो एक साथ मूव करता रहेगा। ये क्लैरिटी है आपके पास, ठीक है। अब आप काम करते हैं कि हम दूसरी बात करते हैं कि यहाँ से यदि हम सोचें, तो अब ये जो वेलोसिटी दिखेगा आपको, इसका वेलोसिटी वो डायगोनली दिखेगा। मान लो कि डायगोनली दिखेगा, किसको दिखेगा भाई डायगोनली? ऑब्जर्वर जो यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको दिखेगा कि ये डायगोनली मूव कर रहा है और किसी इस पॉइंट पे जा कर के ये क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। मान लो कि ये स्टॉप डी पॉइंट पे हो गया, यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस चढ़ा है, ठीक है ना? तो आपको पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि अ, जो पार्टिकल है और आपका जो दूसरा वेलोसिटी जो बेल्ट है, उसका एक्स डायरेक्शन में क्या कंडीशन है? तो हम लिखेंगे वी एम एक्स माइनस वी पी एक्स। तो क्लियर क्लियर है
यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये तो 0 हो रहा है, तो यदि हम Vmvx देखें तो क्या हो जाएगा? माइनस Vv हो जाएगा। और यदि हम y डायरेक्शन में स्टडी करें, Vmv का y डायरेक्शन में स्टडी करें, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस Vm हो जाएगा, ठीक है जी। ये 2 स्टडी तो आप कर सकते थे। अब इसका जो आप U रिलेटिव निकालिएगा, वो क्या होगा? तो U रिलेटिव, क्योंकि यहाँ पे तो फाइनली ये स्टॉप है, तो U रिलेटिव यदि आप निकालिएगा या नेट जो आपका स्टार्टिंग स्पीड होगा, वो आप यदि कैलकुलेट करिएगा, तो आप लिख सकते हैं रूट अंडर वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहाँ यदि आप इस फ्रेम से देखोगे, इस फ्रेम से यदि आप देख रहे थे, तो आपके लिए चैलेंज था फ्रिक्शन को डिफाइन करना, सबसे पहला बात। इस फ्रेम से देखना चाह रहे थे तो आपको फ्रिक्शन डिफाइंड हो जाएगा, और फ्रिक्शन जो लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, तो डायगोनल लाइन के अपोजिट आप लगा लोगे, तो यहाँ से एक थोड़ा इजीली आपको विजुअलाइजेशन करना आसान हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ से यदि आप देखो तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेक्स एन एंगल थीटा होगा। पहले तो ये स्लिप करेगा, क्यों स्लिप करेगा उसके पीछे समझिए कि आप वही सेम स्पीड यदि जनरेट कर लीजिएगा, जो पार्टिकल का सेम स्पीड होगा वो इंस्टेंटली तो बहुत तेजी से बढ़ चला, तो सेम स्पीड तो वो नहीं मैच आउट कर पाया, तो वो क्या हुआ, पार्टिकल पीछे की तरफ चला गया। जैसे होता है कि ट्रेन के साथ यदि आप मूव करना चाहते हैं और एग्जैक्टली ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आप दौड़िएगा, तो आप जो होगा कुछ देर के बाद आप जो अपना कंडीशन होता है वो स्टेबल कर लेते हैं। बट क्या होता है कि आप क्या करेंगे, एकदम जाकर के वहां पे रुकेंगे, जैसे ही रुकेंगे तो आपको पीछे की तरफ एक फोर्स लगा देगा, और वो क्या करेगा, आपको गिरा देगा पीछे की तरफ। तो इसको भी तो वही हुआ है कि बेल्ट के साथ ये मूव करना चाहा, बट बेल्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो क्या हुआ कि पहले तो वो जैसे ही गया तो वो एग्ज़ैक्टली वो फ़ील नहीं कर पाया कि भाई अपने को सेम स्पीड जनरेट करना है, तो वो क्या हुआ, पीछे की तरफ बैकवर्ड आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो बैकवर्ड आया तो बैकवर्ड शिफ्ट किया, ठीक है। अब बैकवर्ड शिफ्ट किया, इसका मतलब कि अब पार्टिकल को जो वेलोसिटी मिला वो अपोजिट डायरेक्शन में मिल गया, सेम डायरेक्शन में मिला नहीं। जब वो पार्टिकल और बेल्ट की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उसी पॉइंट पे वो जाकर के स्टॉप होगा। ये क्लियरिटी है आपके अंदर। अब आप देखो कि यहाँ पे यदि हम एंगल थीटा बनाते हैं, तो हम अब क्या कर सकते हैं यहाँ से कि वर्क एनर्जी लगाते हैं। तो हम यहाँ पे वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन जो है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन लिखते हैं, इक्वल टू, हम यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस म्यू एम जी डी इक्वल टू, जाके वो स्टॉप हो गया तो 0 हो जाएगा, 1/2 m। अब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी। जो जो आपका इनिशियल स्पीड आपने जो निकाला है वो आपने इसमें डेबिट किया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, एम कैलकुलेट करना होगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू जी टी इक्वल टू -1/2 वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी। अब यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 म्यू जी टी इक्वल टू वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी। अब यदि हम d निकालें तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 म्यू जी, और रूट अब क्या बचेगा, वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी। अब आप देखो कि ये जो x निकाले हैं हम लोगों ने, जो शिफ्टिंग की बात की है, तो यदि हम देखें यहाँ से एक बेसिक सा चीज कि मेरा जो x डैश होगा वो x डैश क्या हो जाएगा, x डैश हो जाएगा माइनस डी कॉस थीटा, क्लियर है। और y डैश कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ से आप cos थीटा निकालोगे, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो फिगर का जो बेस है वो ये है, तो वी और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा यार, आपने निकाला है वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी। इसी तरह साइन थीटा निकालोगे तो पी बाई एच, तो वी एम डिवाइड बाई वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी, क्लियर है।
इतना चीज़ें तो हम कर सकते थे। अब हम एक्स डैश निकाल लेते हैं, ठीक है? तो यदि हम एक्स डैश निकालते हैं तो एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। तो माइनस डी है, तो माइनस डी का मतलब ये लिखेंगे -1/2 टू म्यू जी वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी इंटू वी वी डिवाइड बाय रूट अंडर वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी। तो यदि आप एक्स डैश कैलकुलेट करना चाहते हो तो माइनस तो माइनस दिखेगा, 1/2 म्यू जी लिख लीजिए, और यहाँ पे रूट रूट कैंसल कर, यहाँ पे यदि हम रूट लिखते हैं तो ये वी वी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी। इसी तरह से हम यदि वाई डैश कैलकुलेट करें तो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वी डिवाइड बाई 2 म्यू जी। वाई में तो बहुत फर्क नहीं दिखेगा, वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी। ठीक है, इतना तो हम कर सकते थे, इतना बेसिक सा अप्रोच था। अब आप एक चीज देखिए कि आपके लिए एक बेसिक अप्रोच है कि मुझे ऑब्जर्व करना था भाई ग्राउंड फ्रेम से। तो आप देखो कि एक ट्रेन है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन है, ट्रेन में आप दौड़ रहे हैं, ट्रेन इधर मूव कर रहा है, आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बाहर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको लगेगा कि आप मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसका ये विजन होता है कि ट्रेन की जो स्पीड होगी वो एग्जैक्ट उस आदमी की स्पीड उतनी नहीं होगी, बट उसको दिखेगा कि दोनों जो मूव कर रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब यहाँ से यदि ऑब्जर्वर को देखना होगा तो अब ये जो ऑब्जर्वर है ये देखेगा कि यार बेल्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। एक इंपॉर्टेंट बात है, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यदि वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, अब यदि एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई सूडो फोर्स नहीं लगने वाला है। तो ये जो यहाँ पे फ्रेम में बैठ करके बेल्ट के फ्रेम में दिख रहा होगा उसको एक बहुत फायदा यहाँ से मिला कि इसको सूडो फोर्स नहीं पढ़ना पड़ा। उसके लिए एक बहुत बेसिक सा व्यू था कि मुझे सूडो नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेल्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बेल्ट जो है कुछ डिस्टेंस तो जरूर कवर कर लिया होगा। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये फाइंड करना चाह रहा है एक्चुअल कोऑर्डिनेट कितना है, वो फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो अभी हम इसके लिए हिसाब से यदि ऑब्जर्वर के हिसाब से देखें तो एक चीज होगा कि इस दोनों में एक चीज कॉमन होने वाला टाइम का, और दोनों के कंडीशन में टाइम सेम होनेगा दोनों ऑब्जर्वर के हिसाब से। तो टाइम यदि निकालते हैं तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस एटी हो जाएगा। फाइनली तो v जीरो हो गया, u क्या हो गया, वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर पी। और एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्योंकि रिटार्डेशन होगा तो माइनस म्यू इंटू जी हो जाएगा, तो माइनस म्यू इंटू जी इंटू टी। ठीक है जी। अब यहां से क्या करेंगे आप, म्यू जी इंटू टी इक्वल टू निकालेंगे वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी। इससे आप टी कैलकुलेट करोगे तो 1/, क्या होता है, म्यू जी और रूट अंडर वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी। यहाँ से तो टाइम दोनों ऑब्जर्वेशन से आप देखोगे टाइम सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब आप देखो कि ये टाइम पता चला है, तो आप जो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा था तो ऑब्जर्वर ने देखा कि एक तो बैकवर्ड गया, उस दरमियान में बेल्ट आगे गया होगा। इसका मतलब कि x जो हो जाएगा एक्स डैश प्लस बेल्ट की वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगी। अब एक्स डैश जो आपने निकाला है क्वेश्चन में वो देखिए कितना निकाला है, तो निकाले हैं माइनस वी वी डिवाइड बाई 2 म्यू जी रूट अंडर वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी प्लस, अब जो वेलोसिटी है इसकी जो वी है, वी वी इंटू टाइम, टाइम कितना निकाले हैं तो 1/, म्यू जी रूट अंडर वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी। अब यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो ये x जो होगा वो पॉजिटिव दिखेगा और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखने वाला है तो आप देखो कि इसमें से आप क्या करोगे, 2 म्यू जी आप लिखोगे, इसको लिखोगे माइनस वी वी रूट अंडर वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका
प्लस 2 वी वी रूट अंडर वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी। तो यहाँ से x आप कैलकुलेट करोगे तो x कितना आ जाएगा आपका वी रूट अंडर। अब देखो ये जो x आया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखा है, वी स्क्वायर एम प्लस वी स्क्वायर बी डिवाइड बाई 2 म्यू जी निकला। अब यदि y देख रहे हो तो y जब आप देखोगे तो y में तो कोई बहुत फर्क नहीं, y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू वाई डैश होगा और जो y डैश का वैल्यू है वही होगा। तो आप ऑब्जर्वेशन सही से कीजिए, आपको बेसिकली वो ट्रेन वाला जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना होगा और आपको फिर विजुलाइज करना होगा कि ट्रेन से बाहर जा कर के देखना और अंदर देखना क्या फर्क पड़ता है। ये विजुलाइजेशन सही है तो ये फिर क्वेश्चन को हैंडल आउट किया जा सकता था बहुत सिंप्लिसिटी के साथ। तो इसमें बहुत अच्छा मैकेनिक्स का रिलेटिविटी वेलोसिटीज के कॉन्सेप्ट्स हैं बनाए गए हैं। तो आप एक बार इसका बैकग्राउंड देखिएगा और मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको आप यूटिलाइज करके और भी सवाल को हैंडल कीजिए। बहुत अच्छा ब्यूटी है प्रॉब्लम्स के अंदर। सवाल होगा कि ये डायगोनली आपको देखना होगा, डायगोनली क्या होगा? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो जब यहाँ से ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको ये डायगोनली मूव करते हुए दिखेगा और फाइनली जाकर के एक पॉइंट पे स्टॉप होगा। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो आप ऑब्जर्वेशंस के साथ आप ध्यान रखना होगा कि हम बाहर से ऑब्जर्व करें या बिल्ड के फ्रेम में जाके ऑब्जर्व करें, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए थैंक यू।